welcome to this very special edition of pre-budget discussions that we are having on the channel, and today is our AMC special. और जब भी बात होती है AMCs की, फंड हाउसेस की, तो हमारे पास दिग्गजों के नाम सबसे पहले शामिल हो जाते हैं, और इसीलिए टुडे ऑन द पैनल आई हैव विथ मी DP Singh from SBI, I have Mihir Vora from Trust Mutual Funds, and our very own expert Sunil Subramaniam. Thank you so much all three of you for joining us today. और इस डिस्कशन को हम आपके चलते तो खास बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन आप तीनों के ऊपर जिम्मेदारी है इसको बहुत खास बनाने की। ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस पूरी चर्चा को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, बिकॉज द वे वी आर लुकिंग एट द बजट एंड द वे आई वांट यू टू एक्सप्लेन आवर व्यूअर्स अबाउट द बजट इज फ्रॉम द विकसित भारत पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, AMC इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, और आखिरी में टैक्स पेयर, क्योंकि आप एक टैक्स पेयर भी हैं आप तीनों, तो उस नज़रिए से भी मैं चाहती हूं कि आप बजट और उनकी एक्सपेक्टेशंस को लेकर, आपकी एक्सपेक्टेशंस को लेकर हमसे आज बात कीजिएगा। तो चलिए, let's begin, and DP sir, I'll come to you first. So let's pick up the Viksit Bharat angle first. चुनाव के बाद सरकार का पहला फुल बजट है, और ऐसे में उम्मीदों की झड़ी लगी हुई है। सेक्टर्स की बात करें, इन्वेस्टर्स की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, या टैक्स पेयर्स की बात करें, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी रियली हैव टू कीप इन माइंड इज कि जो रिफॉर्म्स की जो झड़ी है, जो हमने इंटरिम बजट में जो उसकी झलक देखी थी, कितना कंटिन्यूएशन उसमें किया जा रहा है। बिकॉज जो सेंस हमें आ रही है, आप बता सकते हैं अगर हम थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रही हैं कविता जी आप। स्टेबिलिटी इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इट्स नॉट ओनली द लोकल व्हाट वी फील, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है कि आज की डेट में हमें सबसे बड़ा जो आज की डेट में अनसर्टेनिटी, और ऐसे के जो पूरे देशों का दिग्गज USA में जो ट्रम्प साहब आए हैं, उनकी क्या पॉलिसीज रहती है, एंड हाउ दैट इज गोइंग टू शेप अप आवर इकोनॉमी। तो वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसकी वजह से आजकल थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। टेम्परेरीली जो मार्केट हम इसमें वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। परंतु जहाँ तक बजट का सवाल है, बजट इज गोइंग टू बी in my view the tax compliances are very very good. ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स रिटर्न भर रहे हैं। GST कलेक्शन इज वेरी रोबस्ट, और उसके अलावा ये जो अपने डायरेक्ट टैक्सेस ओवरऑल देखें अदर देन इनकम टैक्स आल्सो, वहाँ पे भी अच्छी बढ़ोतरी हो रही है। तो मेरे को उम्मीद तो है कि, और कंजम्पशन का एक इशू है, तो उसको देखते हुए एक तो ये ज़रूर दिमाग में आता है कि कुछ ना कुछ जीरो टैक्स वाली जो कैटेगरी है वो ज़्यादा बढ़ेगी, और लिमिट वगैरह शायद बढ़ाने की उम्मीद है। तो उसकी वजह से कंजम्पशन में भी बढ़ोतरी होगी और इन्वेस्टमेंट्स में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये तो एक चीज़ हम अभी बजट में देख रहे हैं। परंतु स्टेबिलिटी, फिस्कल डिसिप्लिन तो ज़्यादा है, परंतु जो इकोनॉमिस्ट है उनका भी ये विचार है कि फिस्कल के ऊपर कम ध्यान देके ज़्यादा ध्यान इस पे देना चाहिए कि कैसे कंजम्पशन वापस आए, और ताकि लोग कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट सारी ठीक हो जाए। तो देखते हैं अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा का क्या विचार है इसके बारे में। ऑलराइट, सेम क्वेश्चन मिहिर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ वही सवाल लेकर। विकसित भारत की गाड़ी को आगे बढ़ाने को लेकर तमाम समीकरणों को हम ध्यान में रखते हुए ट्रम्प साहब की तमाम रणनीतियों को भी हम क्योंकि अब कंसिडर करना चाहेंगे, हालांकि इसकी छवि बजट पर हमें ना ही पड़ती हुई दिखाई दे, बट उसके बावजूद भी किस तरह का माहौल हमारे लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपके मुताबिक, मिहिर? नमस्कार कविता। देखिए, विकसित भारत एक एक कॉन्सेप्ट है जिसको होलिस्टिकली हमें देखना पड़ेगा। उसमें 2-3 में अगर पहलू बताऊं तो एक तो रहेगा ओवरऑल जॉब क्रिएशन एंगल, दूसरा रहेगा क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लिविंग मैं कहूंगा। तो मेरे ख्याल से जो हम जिस पथ पे जा रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट को जॉब क्रिएशन और मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से डेवलप करने की ट्राई की जा रही है। तो हम डेफिनेटली ये देख रहे हैं कि बहुत सारे सेक्टरों में जो PLI स्कीम रोल आउट की गई थी उसमें मिक्स्ड बैग मिला है, लेकिन काफी सारी अच्छी सक्सेसेस भी मिली है। और हम रिसेंटली भी देखें तो काफी नए नए सेक्टर्स में PLI स्कीम्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया के लिए रोल आउट की जा रही है।
मेरे ख्याल से बजट में ये एक बड़ा पॉइंट होगा कि पीएलआई और कौन से नए सेक्टर्स इंक्लूड किए जा रहे हैं और किस हद तक पीएलआई का सपोर्ट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मिल सकता है। दूसरा एक मैं देख रहा हूँ कि FY25 में ऐसा लग रहा है कि जो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर था, स्पेंडिंग, वो बजट से शायद कम रहने वाला है। ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि अभी भी जो कंजम्पशन लेड ग्रोथ है वो वीक है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन कैपेक्स की जरूरत है ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। और एनीवे हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कमी है, तो ये तो स्पेंडिंग करनी ही चाहिए। तो FY26 में गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर में खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेलवे में कितनी रहेगी, वो एक इंपॉर्टेंट नंबर है देखने का। और थर्ड इज मैं कह रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ रही है, खास करके ट्रंप और चाइना की वजह से, प्रेसिडेंट ट्रंप और चाइना की वजह से, तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो है वो काफी प्रोटेक्शनिस्ट बन सकता है। इंपोर्ट ड्यूटीज काफी वहां लग सकती है, विच मीन्स दैट यूएस इंपोर्ट करना डिफिकल्ट हो सकता है। उसका उसका जो इम्पैक्ट हो सकता है कि चाइना की डंपिंग बाकी कंट्रीज में बढ़ सकती है। तो मेरे ख्याल से इंपोर्ट ड्यूटीज जो है वो भी बढ़ने की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं किया तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डैमेज हो सकती है और जो विकसित भारत का जो हमारा एम है वो पीछे जा सकता है। तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को पीएलआई स्कीम्स, इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्स ब्रेक्स देके कैसे डेवलप किया जाए और कंजम्पशन को कैसे सपोर्ट किया जाए, वो हमें Right. देखना चाहिए ये थीम के लिए। सेकंड इज एजुकेशन और हेल्थ केयर में कितना स्पेंडिंग कर रहे हैं, बेसिकली सोशल सर्विसेज में कितना स्पेंडिंग कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि इसके बिना हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं बढ़ सकती लॉन्ग टर्म में। तो ये 2-3 पॉइंट्स हमें देखने हैं बजट में विकसित भारत के एंगल से। सुनील सर, मिहिर की बात को आप कितना आगे ले जाना चाहेंगे? क्योंकि जब हम इमर्जिंग देशों की बात करते हैं, हमारे जैसे देशों की बात करते हैं, तो भारत सबसे आगे खड़ा है अपनी तमाम नीतियों को ध्यान में रखते हुए, और बहुत मजबूती के साथ आगे खड़ा है। दुनिया भर की नज़रें जो हैं हम पर हैं। किसी भी तरह से हम अपनी ग्रोथ को लेकर, अपनी नीतियों को लेकर, वी कैन नॉट डिरेल ऑन एनी ऑफ दीज एंगल्स, ऑन एनी ऑफ दीज एस्पेक्ट्स। डू यू थिंक वी हैव द बैंडविथ कि हम थोड़े से ठोस कदम ले सके इस बजट में? डू यू थिंक इज देयर अ पॉसिबिलिटी, या आपको लगता है कि स्टे पुट रहे, जस का तस जो है वो ही रखे, वो बेहतर होगा, जो दोनों ने भी कहा हमारे पैनलिस्टों ने? मेरा मानना है कि ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बजट मैं कहूँगा, क्योंकि कारण ये है कि देखिए 10 साल से ये गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बजट आफ्टर बजट फोकस किया है, और इस साल को छोड़कर हर साल उन्हें खर्चा भी वही तरफ से किया है। फिर भी जीडीपी ग्रोथ हमारी 7% से ऊपर नहीं जा पा रही है, अटक गई है। एट द सेम टाइम कंजम्पशन की बढ़त क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि कोविड के बाद जो भी जॉब क्रिएशन, जो भी इनकम डेवलपमेंट हुआ है, उसमें एक के शेप्ड रिकवरी हुआ है इनकम्स में। यानी जो ज्यादा कमाते हैं, हमारी एवरेज पर कैपिटा इनकम आप देखें तो करीबन 2800 के करीब है, मगर मैं मानता हूं कि उसमें 4000 से ज्यादा डॉलर कमाने वाले की गिनती बढ़ गई है, और ज्यादातर लोग $1500 के लेवल पे है। इसलिए वो कंजम्पशन की बढ़त नहीं हो रही है। तो इस बार गवर्नमेंट को कॉन्शियसली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मेयर जी ने कहा, इस साल शायद वो पिछले साल की जो बजट में उन्होंने कहा कि इतना खर्चा प्लान कर रहे हैं उतना नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर थोड़ा ग्रोथ तो दिखा सकते हैं, मगर ज्यादा अलोकेशन, क्योंकि फिस्कल सिचुएशन कंफर्टेबल है, इनकम टैक्स और जीएसटी जैसे डीपी साहब ने कहा दोनों कंफर्टेबल है, और फिस्कल डेफिसिट भी पहले 9 महीने में देखे तो कंफर्टेबल स्थिति में है। तो इसलिए इस साल मीटिंग द फिस्कल डेफिसिट टारगेट का प्रॉब्लम नहीं है, मगर रीअलोकेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू के ऊपर देना चाहिए, ताकि बॉटम ऑफ द पिरामिड में ज्यादा पैसा जाए। एक इवेंट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है देश में, रिच आर गेटिंग रिचर और पुअर वहीं पे रह रहे हैं, उनकी भी इनकम बढ़ रही है बट नॉट विद द स्पीड दैट्स हैपनिंग। तो ये बैलेंसिंग द बजट इस बार, और खास चीज ये है कि एफडीआई की पैसा भी थोड़ी स्लो डाउन हो गई है इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी के कारण, तो वापस एफडीआई को अंदर लाना है। तो पीएलआई के ऊपर शायद फॉरेनर्स के लिए कुछ ना कुछ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के लिए कुछ ना कुछ एक सब्सिडीज या कुछ ज्यादा देने की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली बिना फॉरेन कैपिटल के इंडिया आगे नहीं बढ़ सकती है। सेकेंड चीज ये है कि कैपिटल मार्केट का अहम, क्योंकि ये डेवलपमेंट को फाइनेंस करने के लिए कैपिटल मार्केट की जरूरत पड़ती है, बैंकिंग सिस्टम पूरी लोड नहीं उठा सकती है। तो मेरे लिए कैपिटल मार्केट के लिए सपोर्टिव कुछ मेजर्स भी
इस बार देने की जरूरत होगी। और तीसरी चीज मैं मानता हूं कि टैक्स कट्स की बात किया डीपी जी ने, यस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फ्लेशन एक कोर फूड इन्फ्लेशन हाई लेवल पे होने के कारण लोगों की कंज्यूमर सरप्लस घट रही है। वो घटने के कारण कंजम्पशन की सेंटिमेंट भी घट गई है, तो मास मार्केट कंजम्पशन नहीं बढ़ रही है और इसका इंपैक्ट दिख रहा है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अटक गया है 75-76% में। तो अगर वो 80 पार होती है तभी प्राइवेट कैपेक्स भी हाथ दे सकती है। तो बिगेस्ट फेलियर हमारे देश में जो हुआ है इस चीज में, जहां पे हम 7-8% जीडीपी ग्रोथ में नहीं जा पा रहे हैं, वो है प्राइवेट कंजम्पशन और प्राइवेट कैपेक्स। तो इन दोनों को इस बजट में उसके ऊपर फोकस ज्यादा देना पड़ेगा कि कैसे हम एक कंजम्पशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड और एक प्राइवेट कैपेक्स को हम सपोर्ट दे सके, चाहे तो पीएलआई स्कीम में कुछ लिबरलाइजेशन करके, जो भी करके। ये मुद्दा मैं मानता हूं इस बार फाइनेंस मिनिस्टर को एड्रेस करने की जरूरत है। तो मैं ये ठोस डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये साधारण बजट छोड़ के जा सकते हैं, तब डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट होगा, ना ही डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टर्स के लिए, मगर इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ खास इस बजट में एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, जहां पे प्राइवेट कंजम्पशन और प्राइवेट कैपेक्स दोनों जबरदस्ती से आगे बढ़ सके, इसके ऊपर कुछ ना कुछ डिसीजंस उनको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस अनाउंस करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, तो इन पैमानों पे क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है। एंड बिफोर आई बिगिन माय सेकंड राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग, आप तीनों को मैं ये बता दूं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस शो दो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इसीलिए पहले बता रही हूँ सो आप लोग सोच के रखें आपके क्या जवाब हो गया। आई जस्ट वांट टू गिव यू इनफ टाइम। सो द क्वेश्चन विल बी, अगर आपको वित्त मंत्री बना दिया जाता, इफ यू वुड हैव बीन द फाइनेंस मिनिस्टर, एक डिसीजन जो आप लेते और एक डिसीजन जो आप बिल्कुल भी नहीं लेते, ये बताना पड़ेगा कि ये मैं कौन सा नहीं लेता, ठीक है? तो ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो विल बी डूइंग दिस राउंड। एंड डायरेक्टर साहब मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज आई वांट टू गिव इनफ टाइम टू आवर पैनलिस्ट टू एक्सप्लेन द रीजन व्हाई उन्होंने ये कमेंट दिया है। बट एनीवेज, सेकंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन इज एज एन इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव। आप तीनों से मैं चाहती हूँ कि आप अपनी अपनी बातें रखें सामने। और मिहिर, शुरुआत मैं आपसे करना चाहती हूँ। किस तरह से, देखिए, कोविड के बाद हमने निवेश की परिभाषा हमारे देश में बदलती हुई देखी है। निवेशकों का रुझान, आप भले ही डीमैट अकाउंट्स की बात करें, एसआईपी के नंबर्स की बात करें, जागरूकता बहुत ज़्यादा आती हुई हमें दिखाई दी है। ये मौका हर किसी के लिए, देश के लिहाज से भी अगर हम देखें, इन्वेस्टर एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी को आगे बढ़ाने का है और आप जैसे एएमसीज को और मौका देने का है। एसबीआई ने बहुत उम्दा काम भी यहाँ पर किया है, जिस तरह से उन्होंने छोटे मझौले शहरों में भी जा जाकर जो है इसकी पहचान बढ़ाई है। पुख्ता तरीके से हमने देखा है कि लोगों को आमंत्रित किया है, उनको भागीदारी दी है इस इक्विटी बाजार में। बट और किया जा सकता है, वी ऑल नो दैट। क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ करना चाहिए, बिकॉज हम उस छोर पे हैं जहां पे इस इंडस्ट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत है। मिहिर, आप स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। तो आई थिंक सबसे बड़ा तो मेरे ख्याल से एक स्टेप जो होना चाहिए वो फिक्स इनकम प्रोडक्ट्स को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। हमने देखा है कि पिछले 2 साल में काफी सारे जो टैक्स वगैरह ट्रीटमेंट थे फिक्स्ड इनकम फंड्स के, वो जो बेनिफिट्स थे वो विड्रॉ किए गए हैं कैपिटल गेन्स वगैरह के, इंडेक्सेशन वगैरह के। तो उसकी वजह से फिक्स्ड इनकम जो कैटेगरी वो ग्रो नहीं हो रही है। और ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं कि सेबी, आरबीआई, गवर्नमेंट स्टेप्स लेना चाहती है कि बॉन्ड मार्केट कैसे ज्यादा लिक्विड होए, बॉन्ड मार्केट कैसे डीप होए, वाइड होए। लेकिन म्यूचुअल फंड जो सबसे ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं, वो पिछले 3-4 सालों में काफी श्रिंक हो रही है इंडस्ट्री। तो मेरे ख्याल से सम बेनिफिट्स फॉर द फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स इन द म्यूचुअल फंड अगर मिल सके तो मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है उसके लिए बहुत अच्छी चीज हो सकती है। बिल्कुल। डीपी सर, देश की सबसे बड़ी एएमसी हैं आप, और ऐसे में इतने सालों का सफ़र है आपका, एक मेरे ख्याल से अनुभव की खान है आपके पास, जहां पर आपने बाज़ार को बदलते हुए देखा, सरकारों को बदलते हुए देखा, नीतियों को बदलते हुए देखा। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो एक ग्रोथ स्टोरी आपके दम पर हमारे देश ने देखी है, जहां तक इक्विटी बाज़ार में भागीदारी की बात है, वो सराहनीय है। आपकी तरफ से किस तरह के सजेशंस और सुझाव, रिकमेंडेशंस आप इस शो के जरिए देना चाहेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो ये जो मीर साहब ने बोला कि फिक्स इनकम वाला, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि जिस वक्त ये टैक्स विड्रॉल का डिसीजन लिया गया, तो उस वक्त शायद ये सोचा गया कि डेट फंड और फिक्स डिपॉजिट तो एक ही तरह की चीज है, तो इसको डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों मिलना चाहिए। समहाउ दिस लॉजिक वाज built in and this was conveyed to the 24 powers to 25 be। बहुत परंतु टाइम मैं से। ये बोलना चाहूंगा कि डेट फंड और फिक्स डिपॉजिट और टू डिफरेंट 13 थिंग्स। 14 क्योंकि हो जो गए ना। बंदा ठीक है, डेट और फंड 10 में पैसा 15 लगा मिनट, रहा 10 है, 12 मिनट। वो एक रिस्क ले रहा है, वो ड्यूरेशन रिस्क ले रहा है, वो इंटरेस्ट रेट रिस्क ले रहा है। तो ये रिस्क रिवार्ड तो चाहिए कुछ। अगर जब तक रिस्क रिवार्ड नहीं होगा, तो बंदा पैसा क्यों लगाएगा। आज की डेट में जैसे मीर साहब ने बोला कि मार्केट श्रिंक हो रही है, स्पेशली ऑन फिक्स इनकम साइड। अगर हमारी 10 साल की यील्ड या जो यील्ड्स हैं जिस रेट पे चल रही है, एक सेफेस्ट सॉवरेन पेपर की जो यील्ड चल रही है, बैंक डिपॉजिट का रेट उससे बहुत ज्यादा चल रहा है। तो उसे में और अगर टैक्स ट्रीटमेंट सेम होगा, तो डेट मार्केट कैसे डीपन होएगी, कैसे लिक्विडिटी आएगी। तो कैपिटल मार्केट का, एक डेट मार्केट, फिक्स इनकम मार्केट का बहुत एक डीप होना बहुत जरूरी है। तो ये कंट्री के भी हित में है, सरकार के भी हित में है, और इन्वेस्टर के भी हित में है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर कुछ ध्यान दिया जाए। क्योंकि जब तक कैपिटल मार्केट और लैंडिंग will go hand in hand. Capital Right. market investing in corporates and borrowing by the corporates. तो अगर इसको एक सही बैलेंस करना है, तो इसको एक कुछ ना कुछ इसमें सुझाव तो यही है, जैसे मीर साहब ने भी बोला कि हमें कुछ दिखाई देना चाहिए कि हाँ, इसमें कुछ फायदा है आपको लगाने का, ताकि लोग थोड़ा रिस्क लेके, और उनको कुछ रिवार्ड भी मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। तो वो एक अति आवश्यक चीज है। और इसके अलावा ये जो टैक्स लॉज पीछे किए गए, आज की डेट में फिक्स इनकम को एक हाइब्रिड फंड के थ्रू ही खेला जा रहा है। तो उनके ऊपर भी देखना ये बहुत जरूरी है कि हाउ टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, ताकि एक गुड बैलेंस ऑफ फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स एंड इक्विटी प्रोडक्ट्स आर बीइंग ब्रॉट इन। तो उसके ऊपर मेरे को लगता है कि अगर फिक्स्ड इनकम वाले मुद्दे को अगर अगर अच्छे से रिस्पॉन्ड किया जाता है बजट में, तो आई डोंट थिंक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री नीड समथिंग एल्स। बाकी रही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, इसको और आगे ले जाने की और पेनिट्रेशन की, तो उसमें एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई है, पूरी इंडस्ट्री ने इकट्ठा होकर म्यूचुअल फंड सही है सबको समझा दिया है। परंतु अब किसके लिए क्या सही है, अब सेकंड स्टेज पे हम आ गए हैं, जहाँ पे हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि सोल्यूशन बेस्ड सेलिंग कैसे की जाए, रादर देन प्रोडक्ट बेस्ड सेलिंग। एंड कंसेप्ट सेलिंग एंड सोल्यूशन बेस्ड सेलिंग वो बहुत जरूरी है। और उसके लिए ये जो मार्गदर्शन है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज, टैक्स लॉज वगैरह, ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसमें। So we'll wait and watch, and we are hopeful that best will come out. Exactly. No, on the last part, your bank on solution based product. I think that is going to be a long term strategy, और ये एक trajectory है. It's like a go to strategy for the industry and even from an investor's perspective. सुनील सर, आप क्या कहेंगे? मैं दो चीज कहूंगा। एक वो फिक्स्ड इनकम की बात थी जो मीर जी और डीपी जी ने कहा, उसमें मैं कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट की सोच है कि फिक्स्ड इनकम और फिक्स्ड डिपॉजिट्स दोनों सेम लेवल टैक्सेशन सेम तरीके से देख रहे हैं, तो एक चीज है कि जो फॉरेन में है, जो यहाँ पे नहीं है, वही यहाँ पे लिक्विड फंड्स और मनी मार्केट फंड्स को चेक रेटिंग की फैसिलिटी देनी चाहिए, क्योंकि तभी लोगों का सेविंग्स भी इधर आके इसमें डायरेक्ट, ये गवर्नमेंट यहाँ अलाउ नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ पर ग्रोथ, अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं तो यहाँ भी चेक रेटिंग लिक्विड फंड्स में देंगे। क्योंकि आज भी देखिए पेनिट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंडिया का 17% है, वर्ल्ड का एवरेज 68% है। हम क्वार्टर में इतने एफर्ट्स किया हमने, हम म्यूचुअल फंड है, ये सब खाली 5 करोड़ ही यूनिक पैन्स है, वेरस स्टॉक मार्केट में 12-11 करोड़ लोग डायरेक्ट इक्विटीज और एफ&ओ में निवेश कर रहे हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड कर रहे हैं, तो चेक रेटिंग फैसिलिटीज भी अलाउ कीजिए, ताकि फिर लिक्विड फंड्स का भी एक बूस्ट आ जाएगा और पीपल को भी एक म्यूचुअल फंड, उसका पैसा अल्टीमेटली देश की फाइनेंसिंग में थ्रू लेंडिंग टू कॉर्पोरेट्स में आ जाएगा। सेकंड, सॉल्यूशन बेस्ड की बात की, उसमें मैं खास ये कहूंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करना है तो रिटायरमेंट प्लानिंग फंड्स और चिल्ड्रंस फंड्स, ये तो कैटेगरी सॉल्यूशन और कैटेगरी है, उनको एटलीस्ट आप ऑन मैच्योरिटी टैक्स फ्री कीजिए ना, क्योंकि 10 साल 15 साल 20 साल के लिए ये निवेश हो रहे हैं, उसके बाद भी आप टैक्स लगाओगे तो नेचुरली लॉन्ग टर्म सेविंग को नहीं प्रमोट कर रहे। तो मेरा ख्याल कि
सोल्यूशन बेस्ड फंड जैसे रिटायरमेंट फंड और चिल्ड्रंस फंड, उनके लिए आप ऑन मैच्योरिटी तो टैक्स फ्री कीजिए। बजट में अगर ये दो डिसीजन के और बढ़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा इंडस्ट्री। All right, this brings me to the end of this show and आप तीनों को सवाल पता है, so DP sir, I'll come to you first. एक फैसला जो जरूर ही आप लेंगे और एक फैसला जो आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। देखिए, जब ये सरकार 10 साल पहले आई थी 2014 में, उन्होंने एक बहुत रेवोल्यूशनरी काम किया था जिसको बोला था जनधन, जिसमें बहुत लोग इकट्ठे होके बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गए थे। अभी समय आ गया 10 साल के बाद जितनी तरक्की हुई है कि अभी समय आ गया जन निवेश का। आई थिंक वी नीड टू हैव ए रेवोल्यूशनरी स्टेप जहाँ पे बॉटम ऑफ द पिरामिड कैसे कैपिटल मार्केट का फायदा उठा सके, उसके लिए मैं जरूर कोई ना कोई लूंगा स्टेप, ताकि ये जो जैसे सुनील सुब्रमण्यम जी ने बोला कि हमारे सिर्फ 5 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर हैं, तो 5 करोड़ से अगले 5 साल में 15 करोड़ कैसे बन सकते हैं, और कैसे बॉटम ऑफ द पिरामिड, मिडल ऑफ द पिरामिड, जो मिड वैली हैं, उनको कैसे इसमें जोड़ा जा सकता है। वी हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फिनटेक्स, वी हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग डीपीए, डिजिटल पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. How to harness that and do it with the help of the government, maybe with the infrastructural so that it becomes viable. और ज्यादा से ज्यादा लोग ना के ओनली बाहर के लोग पैसे यहाँ पे जो ग्रोथ स्टोरी का फायदा उठा सकें, पर हर एक हिंदुस्तानी फैमिली अपनी कैपिटल मार्केट का फायदा उठा सके, वो देखना बहुत जरूरी है। मोर पेनिट्रेशन, मोर पॉजिटिव. And one thing which I will not like it to happen is, वो सिर्फ यही है कि ऐसे जैसे सुब्रमण्यम ने बोला, नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज, नो सरप्राइजेस, कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ ठीक ठाक है, टैक्स लॉ यही रहे, सिर्फ फिक्स इनकम के ऊपर कुछ कर दें, बाकी सब ठीक है, उसमें कुछ और चिंता की जरूरत नहीं। All right, no bad news is good news. Mihir, if you are the finance minister, decisions that you will take, one decision that you will definitely take and one which you will not. कविता, देखिए, जब एसटीटी इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसका लॉजिक ये था कि कैपिटल गेन्स कम करेंगे, लेकिन अब कैपिटल गेन्स भी है और एसटीटी भी है, तो ग्रेजुअली मेरे ख्याल से दोनों नहीं होने चाहिए, दोनों में घटौती होनी चाहिए, या तो दोनों में से एक कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो आइडियली कैपिटल मार्केट्स के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा। और आई थिंक माइंडसेट ये होना चाहिए कि पाई को कैसे ग्रो किया जाए, मार्केट कैप को कैसे ग्रो किया जाए, ना कि मार्केट से कितना एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो अगर ऐसी सिंप्लीफाइड हम टैक्सेशन पॉलिसी बना सकते हैं तो कैपिटल मार्केट्स के लिए और देश के लिए लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रहेगा। क्या नहीं करना चाहिए, आई डोंट नो, एज डीपी सर सेड, नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज, और कुछ भी जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ना किया जाए, एंड मेक श्योर दैट जो सिंप्लीफिकेशन है उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें। हमने काफी टाइम देखा है कि सिंप्लीफिकेशन की इंटेंशन से काफी सारी चीजें इंट्रोड्यूस करी गई थी, लेकिन अल्टीमेटली दे एंडेड अप बिकमिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो आई थिंक जो ओवरऑल प्रोसेसेस हैं उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें। इंटरेस्टिंग। सुनील सर, इस बार फिस्कल डेफिसिट के अंदर जो भी रूम है उसको जो डेवलपमेंट के लिए काम में करते हैं उसको पॉपुलिज्म का एक शेड दे, यानी डेवलपमेंट और पॉपुलिज्म, क्योंकि जो भी खर्चा ये इंफ्रा कैपेक्स किसी भी क्षेत्र में कर रहे हैं वो पैसा बॉटम ऑफ द पिरामिड अल्टीमेटली आम जनता को पहुंचनी चाहिए। क्योंकि अभी जनधन योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण लीकेज तो कुछ नहीं है, मगर जो भी काम कर रहे हैं वो सीधा नीचे तक फिल्टर होने वाली बात, यानी आम जनता के अंदर उनकी आमदनी बढ़नी चाहिए। ये उद्योगों में डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म उनका मुद्दा होना चाहिए इस बजट में। और क्या नहीं करना चाहिए, मैंने ऑलरेडी कहा है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को मत हटाइए, अब सेविंग की जरूरत है देश को, और इसलिए ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों को कायम रखिए। All right, that's the end of the show. Thank you so much. आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद. Took out the time for this very special interaction today and for guiding our viewers and also enlightening them. Thank you so much for being on the show. आपसे अब बजट के दिन जरूर मुलाकात होगी. धन्यवाद आप तीनों का. नमस्कार. Thank you.